हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम प्रीवियस वीडियो को ही आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्या, तंतुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। और इसका क्लासिफिकेशन हमने कैसे देखा था? पहला था प्राकृतिक। प्राकृतिक में पहला डिवाइडेशन प्राकृतिक और कृत्रिम किया गया था। मतलब जो तंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एंड कृत्रिम, यानी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, और इसमें भी प्राकृतिक भी तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तीन तरीके कौन से होते हैं? वानस्पतिक, जांतव और खनिज। ठीक है, वानस्पतिक को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था प्रीवियस वीडियो में। कौन कौन से? बीज वाले, पत्ती वाले और तने वाले। ठीक है, कौन से? बीज वाले, पत्ती वाले और तने वाले। ठीक है, वनस्पति से भी किस भाग से प्राप्त होता है हमें रेशा। ठीक है, वो हम इसमें डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हमने जांतों में देखा था। जांतों में सिर्फ दो रेशे थे, ऊन और रेशम। ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, रेशम एक कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है, और जो खनिज है ये दो भागों में हमने डिवाइड किया था, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में वो आते हैं जो कि धातु से बने होते हैं। ठीक है, और अधात्विक में होता है जो कि धातु में नहीं, धातु के अंतर्गत नहीं आते, जैसे कि एस्बेस्टॉस। ठीक है, सोना और चांदी धात्विक है, एस्बेस्टॉस अधात्विक है। ठीक है, फिर हमने देखा था कृत्रिम। कृत्रिम को भी हमने दो भागों में बांटा था, किसमें? मानव निर्मित और रासायनिक। ठीक है, मानव निर्मित और रासायनिक में बांटा था। मानव निर्मित में सिर्फ एक रेशा आता है, रेयान। ठीक है, मानव निर्मित क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक यानी सेल्यूलोजिक रेशों को यूज करके उसमें मॉडिफाई करके बनाता है, वो मानव निर्मित होते हैं। और ये पूरा का पूरा रसायन का घोल होता है। ठीक है, जो रासायनिक होते हैं पूरा का पूरा रासायनिक घोल होता है। तो रेयान के अंतर्गत भी तीन आते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस और कुप्रामोनियम। रासायनिक रेशे तो आजकल साइंस इतनी बढ़ती जा रही है, इतना ज़्यादा साइंस बढ़ती जा रही है कि रेशे तो दिन ब दिन एक ना एक निकलते जा रहे हैं। फिर भी मुख्य कौन से होते हैं? नायलॉन, आर्लॉन, टेरिलीन, एक्रिलॉन, डायनेल, क्रेसलॉन, जेफ्रिन, डर्बन, फाइबर ग्लास और वेरन। बहुत सारे रेशे ऐसे हैं जो कि रासायनिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आज हम इन सबका पूरा एक्सप्लेन में देखेंगे। सबसे नंबर पे क्या आएगा? वानस्पति के अंदर कपास। ठीक है, तो पहली बात हम ये देखेंगे, कपास स्टेम कहाँ करता है? कपास कैसा रेशा है? कपास प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक रेशा है। वानस्पतिक के अंतर्गत भी जो बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कपास को बीज के बाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कपास जो है उसके अंदर बीज रहता है, उस बीज को निकाल के हम लोग कपास का रेशा बनाते हैं, कपास के उससे धागे बनाते हैं, फिर उससे कपड़े वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बीज के बाल भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो कपास का रेशा एक विश्वव्यापी रेशा है। विश्वव्यापी रेशा मतलब यूनिवर्सल रेशा है। क्यों? क्योंकि ये हर देश में इसका प्रयोग किया जा रहा है, कहीं भी हो इसका प्रयोग किया जा रहा है। हर देश के अलावा हर कार्य में इसका प्रयोग होता है। पहनने के लिए तो किचन में भी इसका यूज़ किया जाता है, कोई चीज़ साफ करना है या फिर कुछ, तो उसके लिए कॉटन के कपड़े अच्छे होते हैं। तो ये एक विश्वव्यापी रेशा है। ठीक है, इसका यानी कि इसका इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। ठीक है, और ये जो है काफ़ी सॉफ्ट रेशा होता है और स्किन के लिए सबसे अच्छा कपड़ा इसी का माना जाता है। ठीक है, वानस्पति के अंतर्गत आता है क्या? कपास। सेकेंड नंबर पे आता है कापूक। ठीक है, कापूक ये भी एक बीज वाला रेशा ही है। ठीक है, ये वृक्ष के फूल से प्राप्त किया जाता है। कहीं कहीं पे इसका जिक्र फल लिखा है, कहीं कहीं पे फूल लिखा है। ठीक है, तो हम अभी तो फल मानेंगे, ये फल से बनता है किसी भी पौधे के। ये कापोक का वृक्ष होता है, उसके फल से प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत भी बीज होते हैं, इसीलिए इसको जो है बीज वाले रेशों के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है कि जो कापोक होता है ना, इसके रेशे में ऐंठन नहीं होती, इसलिए इसका हम वस्त्र नहीं बना, इसका वस्त्र नहीं बन सकता। इसका जो है इसकी स्पिनिंग नहीं हो पाती सही से, तो इसका वस्त्र नहीं बनता है। इसको और किस नामों से जाना जाता है? कापोक को, कापोक को जाना जाता है जावा काटन के नाम से। ठीक है, जावा काटन या फिर रेशम काटन। अगर आपसे पूछा जाए रेशम काटन क्या होता है, जावा काटन क्या होता है, तो बोलेंगे कापोक। कापोक को बोलेंगे क्या? जावा काटन या फिर रेशम काटन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके रेशे बहुत ही ज्यादा महीन होते हैं कापोक के। ठीक है, कापोक के रेशे बहुत ही ज्यादा महीन होते हैं। तो हमने क्या देखा? प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक में हमने देखा वानस्पतिक। वानस्पतिक के अंतर्गत हमने बीज वाले देखे। बीज वाले में कौन से आते हैं? कपास और कापोक। ठीक है,
नेक्स्ट आता है पत्ती। पत्ती के अंतर्गत भी दो रेसे आते हैं, पिना एंड सीसल। ठीक है, जो ये पिना है ना, ये अनानास के पौधे की पत्ती से प्राप्त किया जाता है। किसके? अनानास के। ये जो पिना है अनानास का पौधा होता है उसकी पत्ती से प्राप्त किया जाता है। और सीसल भी एक पेड़ है, उसकी पत्ती से प्राप्त किया जाता है। तो बीज वाले के अंतर्गत दो आए, कपास एंड कापोक, और पत्ती के अंतर्गत कौन आया? पिना और सीसल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा? कापोक को दो नामों से जाना जाता है, और क्या? जावा कॉटन और रेशम कॉटन। समझ में आ रहा है? फिर हम देखेंगे तने। तने में क्या होता है? तने मतलब जो वनस्पति जगत में जो पेड़ या पौधे जिस भी चीज से रेशा निकाला जाता है उसके तने वाले पोर्शन से निकाला जाता है। तो इसमें आता है एक जूट। ये रेशा गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, किस कलर का होता है? गोल्डन कलर का होता है। इसी कारण इसे गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। इसका रेशा पीले कलर का होता है, और इसके रेशे से हम रस्सी, बरलेप एंड बोरे आदि का वो बनाते हैं। इसका रेशा बहुत मजबूत होता है। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बांग्लादेश में। कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है। जो इसका पौधा होता है कम से कम 5 फीट से लेके 12 फीट तक होता है। समझ में आ रहा है? जूट का पौधा कितना लंबा होता है? 5 फीट से लेके 12 फीट तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिनन। जो लिनन का रेशा है ये भी एक पौधे से प्राप्त होता है, और उस पौधे का क्या नाम है? फ्लास्क। क्या है? फ्लास्क। लिनन का रेशा एक पौधे से प्राप्त होता है, फ्लास्क के पौधे से। ठीक है, इसकी हम रिपलिंग करके इसका रेशा निकालते हैं। ठीक है, लिनन का। और जो ये लिनन का रेशा है इससे बहुत ही सुंदर और अविरल ड्रेस बनाई जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं। और ये वस्त्र बहुत महंगा पड़ता है। इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि जो इसका उत्पादन होता है ना ये बहुत महंगा होता है। इसके उत्पादन में 7 साल लग जाते हैं। कितने? 6 साल लग जाते हैं खेती को उर्वरक करने में, और 1 साल में उसकी खेती की जाती है। ठीक है, खेती को उपजाऊ करने में जो लिनन के लिए खेत बनाया जाता है, इसको उपजाऊ बनाने के लिए कितने साल लग जाते हैं? 6 साल, और 1 साल लगता है इसके उत्पादन में। ठीक है, और इसकी जो प्रोसेसिंग है ना, रेशा प्राप्त करने की, जो पौधे से रेशा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत महंगी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये रेशा बहुत महंगा होता है। इससे काफ़ी अच्छे वस्त्र बनते हैं। नेक्स्ट आता है हेम्प। ठीक है, हेम्प ये भी पेड़ के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, जो हेम्प है ये पेड़ का तने से प्राप्त होता है, और उस पेड़ का क्या नाम होता है? कैनिबस सटाइवा। क्या होता है? हेम्प के रेशे का कैनिबस सटाइवा। कैनिबस सटाइवा नामक पौधे से प्राप्त होता है हेम्प का रेशा। ठीक है, कौन से पौधे से प्राप्त होता है? कैनिबस सटाइवा से। हेम्प का रेशा कैनिबस सटाइवा से प्राप्त होता है। लिनन का रेशा फ्लास्क से प्राप्त होता है। जूट का पौधे को जूट ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो हेम्प का रेशा होता है ये ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक, यानी काले कलर का होता है हेम्प का रेशा। और इसका सबसे ज्यादा अच्छा प्रयोग होता है कागज उद्योग पे। हेम्प का प्रयोग सबसे ज्यादा अच्छा किसमें होता है? कागज उद्योग में। और ये काले कलर का होता है, इसलिए इससे दरी, गलीचे आदि बनाने में इसका सही से रहता है। जो कैनवास होते, गलीचे होते, दरी होते, उनका रेशा इसके रेशे से वो सारी चीजें अच्छी बनती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है सन। क्या आता है? सन। ये सब आप नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये छोटे छोटे चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सन। सन भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? भदई सन और रबी सन। ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो भदई सन होता है वो भादों के महीने में होता है, और रबी सन रबी की फसल के टाइम पे होता है। और इसके जो रेशे होते हैं वो भी मजबूत होते हैं, और इसके रेशे का भी प्रयोग जो है दरी, गलीचे आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रस्सी बनाई जाती है सन से। ठीक है, और सन का रेशा बहुत चमकदार होता है। कैसा होता है? चमकदार होता है। ये भी एक तने से ही लिया जाता है। नेक्स्ट आता है नारियल। नेक्स्ट आता है
नारियल, नारियल की रेशे को क्या बोलते हैं? क्वायर, क्वायर, COIR, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वायर। और ये कभी कहीं कहीं पे इसका फल में लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम फल, वानस्पतिक जगत के अंतर्गत फल आता है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है तना नहीं है ऑप्शन में, फल है, तो हम इसके क्वायर को क्या बोलेंगे? ये फल के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये जो नारियल के ऊपर का हिस्सा होता है ना, पोर्शन होता है, वहां से निकाला जाता है, इससे भी रस्सी वगैरह ही बन पाती हैं। रेमी, ये भी तने से प्राप्त होता है। अबाका, जो अबाका होता है ना, ये मनीला, फिलीपींस ऐसे देशों में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और इसका जो पौधा होता है वो 12 मासी होता है, ठीक है। और इसके एक पौधे से लगभग 1 पौंड रेशा मिलता है हमें, किससे? अबाका से, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो कितना क्लियर हो गया आपको तंतुओं का वर्गीकरण में? एक चीज और, यहाँ पे जो तंतुओं का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तंतुओं का अध्ययन, इन रेशों का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तंतुओं का अध्ययन। तंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तंतुओं का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तंतुओं का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो रहा है? तंतुओं का अध्ययन जो करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक से, जो उसका अध्ययन किया जाता है रेशों का, तो उस अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब आता है जांतों। जांतों के अंतर्गत ऊन और रेशम आते हैं। ऊन हमें किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, खरगोश से, बकरी से, ऊंट से। जैसा जंतु होगा वैसा ही ऊन की कीमत और उसकी गुणवत्ता होती है, ठीक है। तो ऊन हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। जब ऊन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो केरेटिन होती है, ठीक है। केरेटिन प्रोटीन होती है। ऊन का चैप्टर बहुत बड़ा है, तो जब हम ऊन को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे सारा क्लियर करेंगे। रेशम है, रेशम भी हमें कीड़े से मिलता है। उस कीड़े का क्या नाम है? बॉम्बेक्सी मोरी। कहीं कहीं पे लिख के आ जाता है मलबेरी कीट। मलबेरी कीट, मलबेरी कीट क्यों कहते हैं? मलबेरी कीट क्यों कहते हैं? बॉम्बेक्सी मोरी को मलबेरी कीट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो ये बॉम्बेक्सी मोरी होता है, बॉम्बेक्सी मोरी, ये सहतूत के पेड़ में होता है और सहतूत को इंग्लिश में मलबेरी बोलते हैं। तो इस कीट को मलबेरी कीट भी कहीं कहीं पे लिखकर आता है, तो अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। और रेशम के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो रेशम का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? रेशम के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंदर रेशम का सारा प्रोसेस होता है। जो रेशम के कीट होते हैं ना, उनका जो पालन होता है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? और ये जो रेशम है ये हमें सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ था? चीन में। इसके लिए भी एक हिस्ट्री है। चीन की एक राजकुमारी थी जो कि बगीचे में टहल रही थी और उनके पास एक चाय का कप था और उस कप में ही एक कोकून आकर गिरता है, जिससे उन्हें बहुत ही अविरल और सुंदर धागा मिलता है, जिससे वो रुमाल बनाती हैं। सबसे पहले वो एक हैंकी बनाती हैं उससे और वो गिफ्ट करती हैं। तभी से उससे वस्त्र बनने लगे थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका पालन किया गया। धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गया, ठीक है। क्योंकि रेशम का धागा बहुत ही राजसी प्रकृति में आता है, ठीक है। इसे वस्त्रों की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं रेशम को? वस्त्रों की रानी। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही जल्दी खराब होने वाला रेशा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सेंसिटिव होता है ये रेशा, इसलिए इसे वस्त्रों की रानी के अंतर्गत रखा गया। और कपास को वस्त्रों का राजा कहते हैं, ठीक है। वस्त्रों का राजा कपास को कहते हैं और वस्त्रों की रानी हम रेशम को कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। कहाँ तक क्लियर हुआ? तंतुओं का वर्गीकरण में प्राकृतिक के अंतर्गत वानस्पतिक में बीज वाले, पत्ती वाले, तने वाले, सारे क्लियर हो गए।
उसके बाद प्राकृतिक के अंतर्गत जांतव आता है, जांतव में ऊन और रेशम। ये भी पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। इतना साफ कर देते हैं। खनिज, खनिज भी दो तरीके के होते हैं, एक धात्विक के अंतर्गत आता है, एक अधात्विक। जो धात्विक के अंतर्गत आता है सोना और चांदी आता है, ठीक है। सोना और चांदी से पहले बहुमूल्य ड्रेस वस्त्र बनाए जाते थे सोना और चांदी से, उसमें बहुत सारा प्रयोग किया जाता है, पर वर्तमान में इसका प्रचलन कम हो गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है और सबके बस की बात नहीं होती कि इसका बनवा ले। तो क्या हो रहा है आजकल, धागे के ऊपर सिर्फ सोना और चांदी की परत का कवरिंग की जा रही है, कवरिंग करके उससे हम वस्त्रों को सजाते हैं, ठीक है। तो आज भी प्रचलन में है सोना चांदी, पर उसका जो है करने का तरीका मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। बहुत कम यूज में आता है। जो वस्त्र बनते भी हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो आम लोगों की पहुंच में नहीं होते हैं, ये भी राजसी लोग ही पहन पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है खनिज। खनिज में अधात्विक के अंतर्गत आता है एस्बेस्टास। एस्बेस्टास एक धातु है जिससे जो वस्त्र बनते हैं ये अज्वलनशील होते हैं, ठीक है, ये जलते नहीं है, इसलिए इसे अग्निरोधी का काम करते हैं, इससे अग्निप्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। और इससे जो स्पेस पे जाने के लिए जो वस्त्र होते हैं वो भी इसी से बनते हैं, ठीक है, एस्बेस्टास का प्रयोग करके। फिर इधर आ जाते हैं तंतुओं के वर्गीकरण में। प्राकृतिक के अंतर्गत, प्राकृतिक और कृत्रिम जो डिवाइड करता है, हम कृत्रिम के अंतर्गत आ जाते हैं। कृत्रिम में क्या होता है, ये दो तरीके के होते हैं, मानव निर्मित और रासायनिक, ठीक है। क्लियर हो रहा है, मानव निर्मित और रासायनिक होते हैं। मानव निर्मित में सिर्फ एक आता है रेयान। कौन सा आता है, रेयान। रेयान 3 तरीके का होता है, ठीक है। ये इसके उत्पादन पे निर्भर करता है, धीरे धीरे इसका जैसे जैसे डेवलप होता गया इसका नाम चेंज होता गया और ये जो है मॉडिफाई होता गया। आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा यूज में आ रहा है। तो नाइट्रोसेल्यूलोज जो होता है एक विस्कस होता है, कुप्रामोनियम होता है। ये अपनी बनावट में किस किस तरीके से क्या चीज़ यूज की गई है उसके हिसाब से इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। जो नाइट्रोसेल्यूलोज है ये 1884 में एडमर्स ने, ठीक है, किसने किया था, एडमर्स ने इसकी खोज की थी नाइट्रोसेल्यूलोज की। किसने की थी, एडमर्स ने की थी। और इसमें इन्होंने नाइट्रिक व गंधक के अम्ल का प्रयोग किया था, ठीक है। इसको हम पूरा क्लियर पढ़ेंगे पूरा रेयान के चैप्टर में, ठीक है। विस्कस को भी इसको आगे बढ़ के किसी ने वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की और नया रेशा बनाया। और कुप्रामोनियम, इसमें अमोनिया का यूज करके जो है, इसमें अमोनिया का यूज करके रेयान बनाया गया। ये सारे रेशे कैसे होते हैं, फिलामेंट के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम कृत्रिम बनाते हैं ना तो हम एक स्पिनरेट का यूज करते हैं। स्पिनरेट कैसे होता है, ऐसे इसमें छिद्र होते हैं, ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं। जब हम धागे का जो मटेरियल होता है वो तैयार कर लेते हैं, फिर इधर से यहाँ से निकालते हैं, तो ये जितना लंबा हम चाहे इसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ने के बाद हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। तो स्पिनरेट से गुजारा जाता है, तो इसे फिलामेंट के रूप में बनाया जा सकता है। और उसके बाद आता है रासायनिक। रासायनिक के अंतर्गत सबसे पहले आता है नायलॉन, ठीक है। रासायनिक के अंतर्गत सबसे पहले आता है नायलॉन। नायलॉन एक जादुई रेशा है। कैसा रेशा है, जादुई। जादुई रेशा क्यों है, क्योंकि आज के टाइम पे नायलॉन के वस्त्र जो बनते हैं वो इतने अच्छे हैं कि ना वो सिकुड़ते हैं सही से, और इसमें तन्यता भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत अच्छे होते हैं नायलॉन, ठीक है। जो नायलॉन का रेशा है ये जादुई रेशा होता है। और इसकी खोज कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में। नायलॉन की खोज कहाँ हुई थी, नायलॉन की खोज न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है। जो नायलॉन की खोज है वो न्यूयॉर्क में हुई थी और एक कंपनी में हुई थी। वो कंपनी कौन सी, ड्यू पॉइंट कंपनी, ठीक है। ड्यू पॉइंट कंपनी में हुई थी। ड्यू पॉइंट, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक कंपनी थी, ड्यू पॉइंट कंपनी। वहाँ पे एक केमिकल के वैज्ञानिक थे, डॉक्टर कैरोथर्स, ठीक है।
डॉक्टर कैरोथर्स। नायलॉन की खोज किसने की थी? डॉक्टर कैरोथर्स ने की थी। ठीक है, डॉक्टर कैरोथर्स ने की थी। ये अपना एक कोई तारकोल से कुछ बना रहे थे, उसी के थ्रू इनका जो है ये आविष्कार हो गया था, जो कि एक जादुई की रेसे के आजकल वस्त्र में ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहा है और इससे बहुत अच्छे ही वस्त्र बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि सिकुड़ते भी नहीं है। उसके श्रेणी में आता है आर्लान, टेरिलीन, एक्रिलान। ये सारे के सारे रासायनिक घोल से बनाकर तैयार किए जाते हैं। किसके अंतर्गत कौन सा रेशा किस घोल से बनता है, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। मैं रासायनिक रेशे पर पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सारा बताऊंगी कि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और ये काफ़ी है, तो अगले वीडियो में देखते हैं। तो अगर समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक्स।